ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। बट आप लोगों को बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो फाइनली आज मैं फिर से ठीक हो गई हूँ और आज के बाद से मैं फिर एक नई स्टोरी अनिका की कहानी फिर से शुरू करने जा रही हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका विवेक से मिलने के बाद अब सीधा ही मारवा हाउस में आ जाती है। मारवा हाउस में वह आती है तो रोहित को वह सामने से देखती है। अब सामने से अब रोहित और अनिका के बीच में बहुत ही सारी बातें होती हैं। अनिका अपनी सारी बातें रोहित से बता देती है। रोहित भी उससे अब उसके बारे में सब कुछ पूछता है। उसकी नाराजगी, उसका केस, उसको गोली लगना, इन्हीं सब चीजों के बारे में वह दोनों डिस्कशन करते हैं। अब रोहित कहता है, ओके अनिका, अब रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, अभी हम सो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कल के लिए भी तुम्हारा दिन बहुत ही हेक्टिव हो, जैसा कि अभी पिछले 2 दिनों से था। और वैसे भी पिछले 2 दिनों से तुमने ना तो नींद ली है और ना ही कुछ और कुछ, इसलिए तुम्हें नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन कहीं न कहीं अनिका के दिमाग में अभी भी विवेक की कही हुई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि वह अपनी सोच में ऐसे ही खोई हुई थी। अनिका को ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, क्या अभी भी कोई ऐसी परेशानी है? रोहित की बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं, क्योंकि अनिका ने मोस्टली चीजें तो अब रोहित को बता ही दी थी। लेकिन जब अनिका विवेक से मिलने के बाद वापस मारवा हाउस के लिए आ रही थी तो वह वहीं पर उन्हीं लोगों की दरिंदगी के बारे में सोचते हुए अपनी गाड़ी चला रही थी। तो अनिका को भी पता नहीं चला। जैसे ही अनिका अपनी सोच से बाहर निकली, उसने तेजी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई। उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराने से थोड़ी सी ही बची थी। अनिका अपने सोच में से इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किस तरफ चल रही है। अनिका यहाँ पर अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड चला रही थी, जबकि गाड़ी की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी और इसका अनिका को खुद भी होश नहीं था। अनिका यहाँ पर बाल बाल बची थी। यह बात अनिका रोहित को बताकर अब रोहित को और भी परेशान नहीं करना चाहती थी कि आज उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा है। अब अनिका इस बात को छुपाते हुए अब रोहित से कहती है, ओके रोहित, अब मुझे लगता है मुझे अब यह शावर ले लेना चाहिए। और रोहित भी अब अनिका की हाँ में हाँ मिलाता है। अब अनिका वहाँ बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी अब अनिका जल्दी से शावर लेके आ चुकी थी। देखती है कि रोहित अपने बेड पर लेटा हुआ था। तो रोहित को ऐसे देखते हुए अब अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप मुझे अब वैसे क्यों देख रहे हो? तभी रोहित बिस्तर से उठकर अब अनिका के पास आया और अनिका से कहता है, वैसे तो हमारी बहुत सारी बातें पहले से ही सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अनिका, मेरे बातों में, मेरे दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही है। अब अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा? रोहित कहता है, कुछ नहीं, चलो अभी हम सो जाते हैं। तो वो दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं। लेकिन काफी देर तक अनिका की बातों से कहीं न कहीं रोहित को भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि अनिका ने उसे माफ भी कर दिया है या नहीं किया है। काफी देर तक रोहित अपनी आंखों को खुली करके ऐसे ही लेटा रहता है, जबकि अनिका ने रोहित से दूसरी तरफ अपना चेहरा किया हुआ था। उसने रोहित की तरफ अपनी कमर की हुई थी, जिससे रोहित को लगा कि शायद अनिका सो चुकी है। लेकिन जब तक वह अपने सवालों के जवाब नहीं ले लेता, तब तक रोहित को नींद नहीं आने वाली थी। इसलिए रोहित फिर से कहता है, अनिका। अनिका रोहित की बात सुनकर सिर्फ ऊ में इशारा और हाँ कहती है। अब रोहित कहता है, अनिका,
क्या तुम सो चुकी हो? तभी अनिका रोहित की तरफ करवट लेती है और अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा। लेकिन क्या हुआ? तब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें गोली लगी थी, लेकिन तुमने उसके बाद भी मुझे बताया नहीं। चलो वो बात तो सही है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन क्योंकि वह तुम्हारी आदत में है। लेकिन तुम तो 2 दिनों से तुमने मुझे अपने पास तक भी नहीं आने दिया है। पता है तुम्हें मैं कितना बेचैन हो गया था, यहाँ तक कि तुमने लैब का पासवर्ड तक भी बदल दिया। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुमने लैब का पासवर्ड क्यों बदला था? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है या तुम्हारी नाराजगी क्या है? ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई कि तुमने लैब का पासवर्ड भी बदल दिया? सोचो अनिका, अगर तुम्हें अंदर ही लैब में कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कैसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तुम्हें पता है मैंने यह 2 दिन कैसे निकाले हैं। अनिका यहाँ पर रोहित की बातों को अच्छे से समझ रही थी कि यहाँ 2 दिन में रोहित का क्या हाल हुआ होगा। अब अनिका कुछ भी नहीं कहती, वह बस रोहित के पास लेटे हुए ही रोहित की तरफ देखती रहती है। अब रोहित कहता है, अनिका इतनी भी क्या नाराजगी है? मैं मानता हूँ कि चारों से ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि वह दिन हम दोनों का ही स्पेशल दिन था। मैंने स्पेशल वो अपने और तुम्हारे लिए लंच डिसाइड किया था। मुझे उसमें किसी तीसरे को अहमियत नहीं देनी थी। लेकिन अनिका, उसके लिए तुम्हें उसके बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी अनिका। लेकिन पता नहीं क्यों तुमने तो मुझे ही अब तुमसे ना मिलने के लिए ही रोक दिया। तुम मुझे मार देती, मुझे डांट लगाती, मुझे हर कुछ सहन होता, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब यह कहते हुए रोहित की आंखों के कोने फिर से आंसू से भीग गए थे। रोहित का यह हाल अनिका भी जानती थी कि रोहित का अनिका के बिना क्या हाल होता था। अब रोहित को ऐसे टूटता हुआ देख के अब अनिका रोहित को अपने गले से ही रोहित को हग कर लेती है और फिर ऐसे ही कहती है, मिस्टर मारवा, मेरी नाराजगी तो कब की ही खत्म हो गई। यह बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं कमरे में आई थी तभी हम लोग यह प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, लेकिन मुझे अपना दिमाग शांत करने के लिए अकेले रहने की जरूरत थी, इसीलिए मैं लैब में चली गई थी और वहाँ पर एनी भी तो थी मेरा ख्याल रखने के लिए। और देखो ना, मेरी चोट तो अब ठीक भी हो चुकी है। इसलिए अब आप इन सब बातों को छोड़ दो और बार बार इन्हीं सब बातों को मत उठाओ, क्योंकि जब बार बार आप यही सब बातें कर रहे हो तो मुझे भी इसमें गिल्ट महसूस हो रहा है। अनिका की यह सब बातें सुनकर अब रोहित के दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो रही थी कि सच में अनिका रोहित से नाराज नहीं है, और वह उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि अब रोहित अनिका उससे नाराज नहीं है। अनिका की बातें सुनने के बाद अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वह अनिका को हग करते हुए अब ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब अनिका की आंखें खुलती है तो अनिका ने देखा कि सुबह के 11 बज चुके थे। अनिका ने जैसे ही टाइम देखा तो वो झट से उठती है। वह अपना डेली रूटीन का काम करती है, फिर वह शावर लेने के लिए चली जाती है। अनिका शावर लेकर बाहर आती है तो अब तो बाहर आने के बाद देखती है कि रोहित कमरे में नहीं था। वह अपने दिमाग में सोचती है, हो सकता है वह ऑफिस चला गया हो और अनिका ने यह एक इंजंक्शन लगाया था और वह अपने कमरे में सीधे आई थी। जब वह नीचे का नजारा देखकर अब अनिका एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि वहां पर मारवा परिवार के अलावा वहां पर गुलेरिया परिवार के भी सभी सदस्य मौजूद थे, और जो सिर्फ और सिर्फ अनिका से मिलने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए आए हुए थे, और सभी अब अनिका की तरफ ऐसे देखे जा रहे थे। उन सबके चेहरों को देखकर अनिका को लग रहा था कि यहाँ पर यह सब उससे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत सारे सवाल अनिका पहले ही भांप लेती है कि यह यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, और तभी वह अनिका की तरफ ही देखे जा रहे थे। अब अनिका को भी यह बहुत ही ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। अब सबसे पहले आयशा मारवा अनिका के पास आती हैं
और आयशा के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। अनिका आयशा मारवा के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ जाती है, क्योंकि रोहित ने कल रात को ही बता दिया था कि अनिका माँ तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। एक बार तुम मॉर्निंग में सबसे पहले माँ से मिल लेना। अनिका को रोहित की यह बात अभी तक याद थी, इसलिए अब आयशा के चेहरे पर अनिका चिंता को देखकर साफ साफ समझ जाती है कि यहाँ पर आयशा मारवा अनिका से क्या बात करने वाली थी। आयशा ने अब अनिका के पास आते हुए अनिका का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर ले जाकर एक साइड में बिठा दिया, ताकि उन दोनों के बीच हो रही बातों को कोई भी ना सुन सके। अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है और यह सब लोग सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी श्रेया की आवाज अनिका के कानों में पड़ती है। तभी आयशा मारवा कहती है, ओके अनिका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें पहले अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए। श्रेया ने अनिका से कहा, अनिका, क्या तुम हम लोगों को अपना नहीं समझती क्या? श्रेया के एकदम से सीधा ही यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सुनकर अब अनिका एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। अब श्रेया उसकी हैरानी को देखकर अब फिर से कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है अनिका। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने तो हमें बताया भी नहीं। श्रेया की बातों से श्रेया की नाराजगी साफ साफ झलक रही थी और वह अनिका अब देख पा रही थी। श्रेया की बात पूरी होने पर अब अनिका अपने श्रेया को देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया किस बारे में फिर से ऐसे ही कह रही है, क्योंकि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन सबको उसके गोली लगने की बात पता चल गई थी। वैसे भी अनिका ने भूमिका को इस बारे में किसी को भी न बताने को कहा था। अनिका अभी अपने कंफ्यूजन से बाहर भी नहीं आई थी कि तभी एक दूसरी आवाज अनिका के कानों में पड़ी। उसने कहा, अनिका, अनिका के बारे में हमें हर एक बात या तो बाहर से पता चलती है या फिर माफिया से ही हमें सारी बातें पता चल पाती है, क्योंकि यह लड़की तो हमें कुछ बताती ही नहीं है। पता नहीं यह लड़की क्या करती है और कहाँ रहती है। न इसके और इसको कोई अपने बारे में ख्याल रहता है, न ही इसे रोहित का। अनिका ने जैसे ही अब उस आवाज की तरफ अपना सिर घुमाया तो यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि दादी माँ की थी। अनिका ने अपने कंफ्यूजन में ही सभी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हुआ क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हो और आप बार बार मुझे ही यह सब क्यों कर रहे हो? आप लोगों को मेरे बारे में जो भी पता चला है, मुझे नहीं पता वह क्या पता चला है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया करके मुझे सब सच सच बताओ कि आपको बाहर से मेरे बारे में क्या पता चला है। यहाँ पर अनिका इस बात से आसपास भी नहीं थी कि इन लोगों को उसके गोली लगने की बात पता चल चुकी है। अनिका ने तो कुछ और ही अमजमसन लगा रखा था, इसलिए अनिका उन सबको देखकर पहले ही अनिका अपने मन में कुछ पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। लेकिन जो अनिका ने डिसाइड किया था वह तो कहीं न कहीं रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा था। तभी अनिका की बात सुनकर नंदिनी अनिका से कहती है, सच में अनिका, क्या कुछ भी नहीं हुआ है? या तुम्हें कुछ पता नहीं है? या तुम ऐसा करने के लिए सिर्फ अनजान बन रही हो? यहाँ पर अनिका को नंदिनी की नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब नंदिनी अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, अरे तुम्हें गोली लगी है, यह बात तुमने हम सबसे छुपाई है क्या? हमारा इतना भी हक नहीं है क्या तुम पर कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत हो तो हम उसके साथ खड़े रहें? नंदिनी के मुंह से यह बातें सुनने के लिए अनिका एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर गुलेरिया परिवार को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला। लेकिन नंदिनी की बात सुनकर अब अनिका को समझ आ गया था कि उसको गोली लगने की बात घर में से सभी को पता चल गई है। इसलिए अनिका ने अब भूमिका की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। अनिका को अब शक होता है कि हो न हो यह बात कोई और नहीं बल्कि भूमिका ने ही कही होगी,
क्योंकि वहां पर जो भी बात यह हुई थी, तो उस हादसे के लिए जब वहां पर अनिका और निखिल भी वहां पर उसके साथ खड़े थे, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास या उसकी टीम का कोई आदमी तो उसके पूरे परिवार को इन सब के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी फैमिली में से सिर्फ यह 2 लोग ही अनिका के साथ में थे। और अनिका को अब पूरा का पूरा डाउट होता है कि हो न हो यह बात पक्का भूमिका ने ही बताई होगी। अब जैसे ही वह भूमिका से कह रही है, क्या इतनी सी बात उसके पेट में नहीं पच सकती थी क्या? यह सब बातें अनिका भूमिका से इशारा में ही कर रही थी। इसके बाद अनिका अब सबकी तरफ देखते हुए कहती है, कूल गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे कोई भी बात नहीं है जिससे आप लोगों को परेशान होना पड़े। बस एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें मुझे एक छोटी सी चोट आई है और कुछ भी नहीं हुआ है। सच में कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सच में कुछ ज्यादा होता तो मैं तुम्हें अभी बताती। अनिका के बात सुनकर तभी वहां पर मौजूद आकाश कहता है, रियली अनिका, क्या सच में यह मामूली सा चोट है या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? जब हमें छोटी सी भी परेशानी होती है तो तुम सबसे आगे खड़ी रहती हो। हमारे सबकी परेशानियों के सामने तुम एक ढाल बनकर खड़ी रहती हो, और जब तुम्हें कुछ हुआ तो कहती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। सच में अनिका, क्या हम सब तुम्हारे लिए इतने पर आए हैं? अब अनिका, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या सच में तुम हमारी कुछ भी नहीं लगती अनिका? यहाँ पर आकाश की बातें सारी की सारी जायज थी, और यहाँ पर अनिका को अब दिख भी रहा था कि सारी की सारी गुलेरिया फैमिली अनिका से कितनी नाराज है। अनिका ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली इतनी परेशान हो जाएगी और उसे यह सब सुनने को भी मिलेगा। आकाश की बातें सुनने के बाद अनिका बस एकटक सबके चेहरे को देखे जा रही थी, क्योंकि अनिका को यहाँ पर खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या एक्सप्लेनेशन दे, वह किसको क्या बात करे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा था वह तो अनिका ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वह बस यहीं पर स्तंभ पर खड़ी रहती है, वह उसके कोई भी हरकत नहीं करती। अब आकाश आगे कहता है, क्या तुम्हें गोली लगना कोई छोटी बात नजर आती है क्या? अनिका, गोली लगने वाली बात सच होती है। अनिका, यह कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो खिलौने से निकली हुई गोली होती है। आकाश की बातों का आज अनिका के पास कोई भी जवाब नहीं था। इवन आकाश भी क्या, यहाँ पर तो अनिका के पास किसी के भी बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अनिका जो कुछ भी कहने वाली थी वह आज उसके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला था। आज पूरे के पूरे गुलेरिया परिवार ने और मारवा परिवार ने अनिका को मानो आज घेर ही लिया हो, और आज ये सब अनिका से सवाल पे सवाल पूछने वाले थे। इसलिए उसने अब उन्हीं सभी की बातों को टालने के लिए अब अनिका कहती है, वह दरअसल मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, लेकिन वो मैं भूल गई थी। अनिका की यह बात सुनकर तो श्रेया का गुस्सा मानो भड़क ही गया। अब श्रेया ने कहा, रियली अनिका, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अब अनिका की तरफ देखकर अब वह कहती है, क्या अनिका, भूल गई? अरे तुम्हें गोली लगी थी और यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। गोली लगना भी क्या कोई भूल जाता है? जो तुम ऐसे कह रही हो कि तुम्हें गोली लगी और तुम भूल जाओ। अरे यार, अगर झूठ बोलना ही है तो ढंग से बोलो ना। जब तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं आता तो अनिका, तुम फालतू में ट्राई भी क्यों करती हो? तुम्हें पता है तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, तो फिर तुम झूठ बोलने की अब कोशिश भी क्यों कर रही हो? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। यहाँ पर श्रेया की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अनिका को भी पता था कि श्रेया अनिका के बारे में सब कुछ जानती है। वह यहाँ पर अनिका सीधा सीधा झूठ बोल पा रही थी। यह सभी गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही परिवारों को पता भी था। फिर अनिका चुप हो गई। आज अनिका को कहने के लिए उसके पास कोई भी वर्ड नहीं मिल रहे थे।
तभी अनिका का फोन बजने लगा। फोन की रिंगटोन सुनकर अब अनिका की जान में जान आई, क्योंकि अब अनिका को इन सब के सवालों से बचने का एक तरीका मिल गया था। क्योंकि अनिका के पास रियल में इन सब से कुछ भी कहने का कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए अब वह फोन कॉल के जरिए ही अब इन सब से बचना चाहती थी। अनिका अब उस फोन कॉल को जल्द से जल्द उठा लेती है। अनिका उन सबको एक्सक्यूज मी कहकर वहीं एक तरफ चली जाती है ताकि वह फोन पर अच्छे से बात कर पाए, उसे किसी की भी तरह कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। अनिका कुछ देर तक अपने फोन पर ऐसे ही बात करती रहती है। कुछ देर तक फोन पर बात करने के बाद अनिका वापस वहां पर आने लगती है तो सभी के सभी उसके फैमिली मेंबर उसे अब घूरे ही जा रहे थे। अनिका फिर से अब काफी परेशान हो जाती है। उन सबके व्यवहार को देखकर अब अनिका मन ही मन सोचती है, अरे यार, आज तो मुझे लगता है कि मैंने आज कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है, इसलिए सबकी शिकायतें भरी नजरें मेरे पर ही आकर टिक गई है। मुझे लगता था फोन पर बात करने के बाद शायद कुछ देर तक मैं इन सबको टाल पाऊंगी, लेकिन इन सबकी तो नजरें न जाने क्यों फिर से मुझ पर ही टिक गई है। अब अनिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह यहाँ पर अनिका भी जानती थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन वह भी क्या करती, वह किसी को अपनी परेशानी में परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ही अनिका ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब अनिका यहाँ पर करती भी तो क्या करती, इन सबके सवालों का क्या जवाब दे, उसे कोई आंसर भी तो नहीं मिल रहा था। वह कोई झूठ भी तो नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि अनिका को झूठ बोलना आता ही नहीं था। लेकिन अब वो इन सब का सामना करते हुए अब उनके पास आती है तो वह अब कहती है, सॉरी गाइज, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इन सब बारे में बात बाद में करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, मुझे बहुत ही किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। अब मैं आप लोगों की शिकायतें बाद में सुन लूंगी। यह कहकर अब अनिका जल्दी से वहाँ से निकलने लग जाती है। अब अनिका को ऐसे बाहर जाते हुए देखकर अब आकाश पीछे से बोलता है, अनिका, यह क्या तरीका है, अब तुम कहाँ जा रही हो? आकाश की बात सुनने के बाद अब अनिका कहती है, आकाश, मैंने बोला ना, मुझे कोई जरूरी कॉल आया है, इसलिए मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी यह बात सुनकर अब आकाश कहता है, लेकिन अनिका, यहाँ पर तो हम सब तुमसे मिलने के लिए आए हैं, एटलीस्ट तुमने हमें कुछ भी बताना तो जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं तो कुछ टाइम तो हमारे साथ भी स्पेंड करो। आकाश की यह बात सुनने के बाद अब अनिका कहती है, आई नो आकाश, तुम सब मुझसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन आई रियली सॉरी, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी मेरा उस काम के लिए जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम सब लोगों के साथ तो मैं फिर से गुलेरिया हाउस आकर भी तो मिल सकती हूँ। कौन सा गुलेरिया हाउस यहाँ से मारवा हाउस से बहुत ज्यादा दूर है। तुम जब चाहोगे मैं तब तुम सबसे मिलने के लिए तैयार हूँ, और इन जो भी तुम मुझसे सवाल चाहती हो मैं यह सब बताने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। अनिका को ऐसे जाते हुए देखकर अब क्योंकि मयूर को मोस्टली इन सब चीजों के बारे में पता रहता था, हालांकि इस नए केस के बारे में तो खुद मयूर को भी नहीं पता था। अब अनिका कौन से नए केस पर काम करने वाली है, लेकिन मयूर ने अभी यहाँ पे ठान लिया था कि अनिका के ऊपर गोली जिसने भी चलाई है या जैसे भी अनिका को यह गोली लगी है उसके बारे में मुझे कुछ न कुछ जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए अब मयूर वहाँ से थोड़ी ही दूर एक साइड में चला जाता है और वह अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड को एक मैसेज करता है। उस मैसेज में मयूर लिखता है कि अनिका के ऊपर जो भी हादसा हुआ है मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके तुम्हें इस काम पर लग जाना चाहिए। उधर से दूसरी तरफ से भी जब मयूर का चीफ सिक्योरिटी गार्ड उस मैसेज को देखता है तो अब वह भी यस सर लिख के मयूर को भेज देता है। अब मयूर ने तो यहाँ पर अपना काम कर दिया था, अब देखना यह होगा
कि उस नए शख्स के बारे में कौन सबसे पहले जान पाएगा। क्या रोहित उस शख्स के बारे में पहले जान पाएगा या यहाँ पर मयूर की टीम उसके बारे में सबसे पहले जान पाएगी, या फिर स्वाति? क्या पता वह उस अनिका का कोई नया ही दुश्मन हो, या फिर स्वाति उसके बारे में सबसे पहले जान पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर के बाद अनिका अब स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने रात को ही अब्बास को कल एक मीटिंग रखने के लिए कह दिया था। इसलिए ही अनिका अब जल्दी से स्पेशल डिपार्टमेंट में आ गई। थोड़ी देर पहले अनिका को कॉल भी किसी और का नहीं बल्कि अब्बास का ही आया हुआ था, क्योंकि अनिका और भूमिका के अलावा सभी मीटिंग हॉल में वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। अनिका के आने के बाद कुछ ही देर के बाद वहां पर भूमिका भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि अनिका से कॉल के बाद अब भूमिका को भी कॉल जाता है और अब्बास को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता कि अभी तक ना तो भूमिका वहां पर पहुंची थी और न ही अनिका, क्योंकि यह मीटिंग तो खुद अनिका ने ही अरेंज करवाई थी और अनिका ही आज इस मीटिंग से गायब हो गई थी। लेकिन इसका कहीं न कहीं कारण यह था क्योंकि आज अनिका काफी लेट उठी थी और भूमिका इसलिए नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि घर में पहले से ही गुलेरिया परिवार वहां पे मारवा हाउस में पहुंच चुका था। तो अब अनिका भी भूमिका भी इसीलिए निकल नहीं पाई थी। जैसे ही अब अब्बास ने अनिका को देखा तो अब्बास ने अनिका से कहा, अनिका, यह अर्जेंट मीटिंग बुलाने का क्या कोई खास कारण है? अनिका ने अब्बास की बात का जवाब देते हुए कहा, कारण तो बहुत ही खास है, लेकिन यह बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि इस केस में हम जितने भी जुड़े हुए लोगों के अलावा जितने भी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, वह यहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं। अनिका की यह बात सुनकर अब एकदम से अब्बास हैरान हो जाता है, क्योंकि अब्बास को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि इस केस में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, अगर यह कोई अर्जेंट मीटिंग थी तो इसमें इन सब लोगों का यहाँ पर रहना बहुत जरूरी था, ताकि वह यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में उन लोगों को अपडेट मिल सके। लेकिन यहाँ पर अनिका की बात सुनने के बाद अब अनिका अपने कुछ ऑफिसर्स को मीटिंग हॉल से बाहर जाने के लिए इशारा कर देती है। उसके ऑफिसर्स भी अब्बास के इस इशारों को अच्छे से समझते हैं। इससे पहले अब्बास कुछ कहते, वह उससे पहले ही वहां से अपनी अपनी जगह से उठकर मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ चले गए। अब्बास अब अनिका से कहता है, अनिका, अब बताओ क्या बात है? तभी अनिका ने अब्बास और बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल कुछ ऐसा पता चला है जिसे दिल्ली शहर और पूरे देश पर ही एक बड़ा सा खतरा मंडरा रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो एक बहुत बड़ी तबाही हमारे शहर और हमारे देश को बहुत बड़ी तबाही से गुजरना होगा। अनिका की यह बात सुनकर अब्बास को समझ में नहीं आता है कि आखिर अनिका को ऐसी कौन सी बात पता चली है, आखिर अनिका क्या कहना चाहती है। अब अब्बास कहता है, अनिका, हुआ क्या है? क्या तुम मुझे क्लियरली बताओगी कि तुम्हें क्या पता चला है जिसके बारे में हम जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले सके। अनिका अब उन ज्यादातर आदमियों के बाहर जाने के बाद अब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास और अपनी पूरी टीम को विवेक से हुई सारी बातें बताती है। अब अनिका कहती है, सर, विवेक का कहना है कि यहाँ दिल्ली में जो हो रहा है वह फिर इस खेल का सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ हम लोगों को भटकाने के लिए, ताकि पुलिस उन तक ना पहुँच पाए और वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाए। असली तैयारी तो उन्होंने कर्नाटक के पास समुंदर के किसी टापू पर हो रही है। यहाँ पर दिल्ली में तो वह बस पुलिस को गुमराह करने के लिए यह सब तैयारी कर रहे हैं। अगर समुद्र के तट के टापू पर जो कुछ भी होने वाला है उसकी चपेट में न सिर्फ दिल्ली बल्कि उसके आसपास के गांव और शहर भी, बहुत सारे राज्य इससे प्रभावित होंगे। अनिका अब आगे कहती है, सर, हमें इन्हें रोकना ही होगा हर हाल में, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी ना करना पड़े। उसे रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, क्योंकि विवेक ने मुझे बताया है कि 2 दिन के अंदर वह इसे दिल्ली के पानी में डाल देंगे ताकि यह वायरस पूरी दिल्ली में फैल जाए, और जब लोग यहाँ पर बिजी हों तब यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का सारा
का सारा डिपार्टमेंट बिजी हो जाए, तब वह कर्नाटक में जाकर अपना असली रूप दिखाएं और अपना कार्य वहां पर प्रारंभ करें। अगर सर इन्हें टाइम पर रोका नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कि तभी अनिका अपनी बात को कह ही रही थी कि तभी अनिका की बात को बीच में काटते हुए अब वहां पर इंस्पेक्टर विवेक कहता है, मिस अनिका, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। तुम किसी भी इंसान पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास की आवाज सभी को बहुत ही बुरी लगती है। इसकी वजह से अब इंस्पेक्टर यहाँ पर विकास की आवाज सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास भी उसकी तरफ गुस्से में देखने लग जाते हैं। वो बोलने ही वाले थे कि तभी इंस्पेक्टर विकास आगे बोलता है, तुम ऐसे क्यों किसी भी इंसान पर ऐसे भरोसा कर सकती हो। वह आपसे झूठ बोल रहा हो ताकि हमारा ध्यान उन पर से हट जाए। और तभी भूमिका की आवाज फिर सभी के कानों पर पड़ती है। भूमिका कहती है, और अगर यह बात सच निकली तो क्या इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप अपने सिर पर लेंगे ऑफिसर विकास। भूमिका की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर विकास कुछ कहता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है वह सिर्फ एक अफवाह हो, क्योंकि वह इंसान खुद वहां पर उसके साथ काम करता है, तो हम कैसे विश्वास कर लें। अरे इंस्पेक्टर अब्बास ने तो अनिका के बारे में न जाने क्या क्या बोला था कि अनिका एक हैकर है, अनिका एक अच्छी डॉक्टर है, अनिका हमारी इस केस में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अनिका की बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। भला अनिका में ना तो यहाँ पर एक ऑफिसर वाला कोई गुण मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ और। आज उसकी बातें सुनने के बाद तो मुझे यह सिर्फ एक बेवकूफी लग रही है। यह किसी भी अनजान आदमी के ऊपर ऐसे विश्वास कर रही है। उसी के रिगार्डिंग अब यहाँ पर मीटिंग अरेंज की हुई थी। मैंने तो इंस्पेक्टर अब्बास को पहले ही बोला था कि हमें इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इसमें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर अब्बास को तो अनिका के सिवा कोई और दिख ही नहीं रहा था। अनिका के सिवा तो इस केस को कोई और हैंडल नहीं कर सकता था। यही सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास कुछ कहने ही वाले थे कि भूमिका का गुस्सा बिल्कुल हाई हो जाता है, क्योंकि भूमिका यहाँ पर अनिका के बारे में कुछ भी ऐसे अनाप शनाप नहीं सुन सकती थी। और यहाँ पर वैसे भी अनिका का यह कोई काम नहीं था, क्योंकि यह काम सिर्फ सीक्रेट डिपार्टमेंट का था। और यहाँ पर अनिका तो बस उनकी हेल्प तो कर रही थी और कुछ भी नहीं। अब अनिका कहती है, सर अब बताइए ना मुझे। अब भूमिका फिर से पूछती है, सर बताइए, क्या अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना चाहेंगे या नहीं। भूमिका की बात सुनने के बाद अब फिर से एक बार इंस्पेक्टर अब्बास और इंस्पेक्टर विकास चुप हो जाते हैं, वह सोच में पड़ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अगर इस बात में 1% की भी सच्चाई है तो हमें इस केस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अभी कर्नाटक के लिए निकलना होगा। कि तभी एक बार फिर से सभी के कानों में अनिका की आवाज पड़ती है। अब अनिका फिर से कहती है, सर एक और बात है, विवेक और उसके साथ काम कर रहे कई लोगों के परिवार को उस ऑर्गेनाइजेशन ने यह जो काम कर रहे हैं उन्होंने उनको बंदी बना रखा है, क्योंकि विवेक ने मुझे यह बात खुद बताई है। मैंने माना कि विवेक, क्योंकि अभी इंस्पेक्टर विकास ने कहा है कि मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि वह तो खुद उनके साथ काम कर रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्टर या विवेक उनके साथ काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले ही उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था और न जाने ऐसे ही कितने लोगों की फैमिलियों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें हमारी एक टीम को उनके परिवार को ढूंढने में लगा देना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी उनके परिवार उन्हें मिल जाएंगे वह उससे ज्यादा हमारी हेल्प कर पाएंगे, जिससे हम उन इंसानों तक बहुत ही जल्दी भी पहुंच जाएंगे। अब अनिका फिर से कहती है, निखिल जाने से पहले तुम एक बार सैटेलाइट के जरिए पता लगाओ कि कर्नाटक के पास जो समुंदर है वहाँ पर कितने टापू हैं और उसकी लोकेशन कहाँ है।
ताकि हमें वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाए। अनिका की यह बात सुनकर अब निखिल भी हाँ में हाँ मिला देता है। अब इंस्पेक्टर विकास की बोलती तो वहीं पर ही बंद हो जाती है, क्योंकि वह वहां पर सिर्फ उसका मकसद यहाँ पर अनिका को नीचा दिखाना चाहता था। क्योंकि इंस्पेक्टर विकास हमेशा से यही सोचता था कि इंस्पेक्टर अब्बास के साथ सिर्फ इंस्पेक्टर विकास ही इस केस को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर उसको अनिका की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए जब इंस्पेक्टर अब्बास ने पहली बार इंस्पेक्टर विकास को अनिका की मुलाकात करवाई थी, तब भी वह नहीं चाहता था कि अनिका इस केस में उसके साथ इन्वॉल्व हो। लेकिन कहीं न कहीं वह इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब वह इस केस में तो अनिका को ले आया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अनिका का ओपिनियन मिलते ही, अनिका को एज ए टीम लीड करता देखते ही अब इंस्पेक्टर विकास को देखा नहीं जा रहा था। इसलिए अब वह ना चाहते हुए भी अब इस काम में उसके साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया था। लेकिन मन ही मन में वह यह काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यहाँ पर अनिका पर 1% भी विश्वास नहीं था। अभी तक हमने सुना था कि अनिका मारवा हाउस से निकलकर अब सीधा ही सीक्रेट डिपार्टमेंट के एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ जाती है, क्योंकि यहीं पर पहले से ही इंस्पेक्टर अब्बास ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वह भी अनिका के कहने पर। वहां पर अनिका आने के बाद अपनी सारी बातें इंस्पेक्टर अब्बास और अपनी टीम के सामने रखती है कि कैसे वह लोगों ने उन वहां पर काम करने वाले वर्कर्स के परिवार को कैद किया है। अब अनिका की बात मानकर इंस्पेक्टर अब्बास से भी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अनिका की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास को भी शक हो गया था कि अगर उनके मंसूबे कामयाब हो गए तो यह पूरी ही मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसमें चाहे फिर कोई दिल्ली शहर हो या पूरा देश हो या फिर पूरा संसार हो, यह किसी भी इंसानियत के नाते से यह होना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर 1% भी चांस नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अनिका की बात में अगर 1% का भी दम था तो इंस्पेक्टर अब्बास ही उनके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते थे। अब अनिका की बातें मानकर इंस्पेक्टर अब्बास अपनी टीम के मेंबर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका, निखिल, अनिका और अर्जुन सिंह के साथ छठे इंद्री कर्नाटक के लिए जाने वाले थे। वहीं विकास और उसके साथ कुछ और ऑफिसर विवेक और बाकी लोगों की फैमिली को ढूंढने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में होने वाले उनके मंसूबों को भी ढूंढ पाना बहुत ही जरूरी था, और साथ ही साथ उन्हें कर्नाटक में होने वाले इस कार्य को भी रोकना था। इसलिए अब्बास ने यहाँ पर लोगों को 2 टीम में बांट दिया था। इस चीफ ऑफ नेतृत्व को, जो दिल्ली के लिए बनी हुई थी, उसका नेतृत्व खुद इंस्पेक्टर विकास करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अब्बास की टीम का लीडर खुद अब्बास ही था, जो कर्नाटक के लिए निकलने वाली थी। वहीं अनिका के जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद अब गुलेरिया परिवार भी मारवा हाउस से चला गया था, क्योंकि अनिका तो वहां से निकल चुकी थी। इसलिए वहां पर अपना खाना पीना करने के बाद अब वह लोग भी आयशा मारवा और दादी माँ से जाने की इजाजत लेके अब वह भी वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अनिका के जाने के बाद तो अब उनके ऑफिस तो पहले से ही रोहित तो पहले से ही ऑफिस पहुंच चुका था। इसलिए अब वहां उन्हें रुकना ज्यादा देर तक उचित नहीं लगता है, जबकि आकाश को भी अपने ऑफिस के लिए निकलना था। इसलिए वह वापस से गुलेरिया हाउस में जाते हैं। इधर दादी माँ भी अपनी केयर टेकर लीला को लेकर अपने ही कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आयशा मारवा यहाँ पर वैसे तो अनिका के बच्चों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अब अनिका ने यहाँ थी ही नहीं, तो अब आयशा मारवा भी क्या ही बात करती। आयशा मारवा के मन में तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसको अनिका से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब जब अनिका ही यहाँ नहीं थी तो उसे अब वह भी वहाँ पर खड़े रहकर क्या करती। इसलिए अब वह भी अपने कमरे में चली जाती है। अनिका अभी तक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकल चुकी थी। अनिका जो है
कर्नाटक के लिए निकलने से पहले सबसे पहले रोहित से बात करना चाहती थी। वह रोहित को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, ताकि अगर अनिका यहाँ से चुपचाप गई तो फिर रोहित को उसके बारे में बहुत ही परेशानी होगी, जो अनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह रोहित को कुछ भी बिना बताए यहाँ से कहीं भी चली जाए। वैसे तो अनिका ने रोहित को इस बारे में कुछ कुछ हिंट रात को ही देकर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह अब रोहित को अपने अर्जेंट कर्नाटक जाने की खबर भी अभी के अभी देना चाहती थी। इसलिए अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलकर उस विला की तरफ जाने लगी, जहां कभी पर पहले आयशा मारवा रहा करती थी। जब आयशा मारवा को मारवा परिवार से निकाल दिया गया था, जब वह रोहित के साथ नहीं रहती थी और न ही मारवा परिवार के साथ रहती थी, क्योंकि अक्षय की धमकी के बाद से आयशा मारवा ने खुद ही यह मारवा हाउस छोड़ दिया था। यह खबर इतनी अब अनिका के लिए गोपनीय थी कि अनिका यह रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मारवा हाउस न जाकर रोहित को इसी बंगले में मिलने के लिए जरूरी समझती है, क्योंकि वह रोहित को यहीं पर बुलाकर अपने कर्नाटक जाने के बारे में रोहित को अपडेट देना चाहती थी, क्योंकि अनिका इस किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर उसके किसी भी दुश्मन को या किसी भी इंसान को अनिका के कर्नाटक जाने में अगर थोड़ा सा भी शक हुआ तो हो सकता है कि यह केस और भी पेचीदा हो जाए। अनिका ने स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलने से पहले ही रोहित को एक मैसेज कर दिया था। उधर रोहित अपने ऑफिस में बैठकर अपना आज की सारी मीटिंग वगैरह सब चेक कर रहा था, लेकिन जैसे ही रोहित के फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो रोहित जल्दी से उस मैसेज को खोल के देखता है। रोहित को मैसेज के नोटिफिकेशन में अनिका का नाम शो हो रहा था, इसलिए रोहित सोचता है कि शायद यह कुछ जरूरी ही होगा, और अनिका का नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है कि रोहित को एक सुकून मिल रहा था और उसकी स्माइल बड़ी प्यारी लग रही थी। अब रोहित अनिका के भेजे हुए मैसेज को खोलता है तो उसमें लिखा था, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे जल्द मिलना है। इसके बदले में अब रोहित भी अनिका को रिप्लाई दे देता है, अनिका क्या बात है, लेकिन अभी अभी तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्या कोई जरूरी काम है? क्योंकि मैं भी ऑफिस में थोड़ा बिजी हूँ। रोहित का यह मैसेज भेज देने के बाद अब अनिका अपने फोन को चेक करती है। अनिका ड्राइविंग कर रही थी, तभी अनिका को यह मैसेज मिलता है। तब अनिका उस मैसेज को पढ़कर फिर से रोहित को फिर से मैसेज भेजती है। अनिका मैसेज में लिखती है, मिस्टर मारवा, मुझे नहीं पता, आपको वह ज्यादा ही काम होगा, लेकिन जितना मुझे ज्यादा जरूरी है शायद उतना ना हो, इसलिए अभी के अभी आप मुझसे मिलिए, क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप नहीं मिले तो फिर मुझे कुछ मत कहना। अनिका की यह बात सुनने के बाद अब रोहित भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अनिका ऐसा क्यों कह रही है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अनिका जब भी कुछ बात हो या जब भी कोई फैक्ट हो फेस करने से पहले उसकी वह काफी शांत और शॉकिंग वाली होती थी। इसलिए अब रोहित पहले से ही समझ जाता है कि अनिका जब भी किसी भी बात को शो ऑफ करती है तो वह उसके बात में था या उसके उस काम में एक शॉक्ड रिएक्शन तो होता ही है। अब अनिका ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो अनिका अब मुझे फिर से शॉक्ड करना चाहती है? रोहित के मन में फिर से यही दबदबा चल रहा था। इसलिए अब उसके लिए भी अनिका क्या सोच रही है, अनिका क्यों मिलना चाहती है, यह जानना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसलिए अनिका के मैसेज को देखने के बाद अब अनिका को फिर से रोहित मैसेज करता है, ओके मैं आ रहा हूँ। यह मैसेज सेंड करने के बाद अब अनिका फिर से अब अपने मैसेज में उस नोटिफिकेशन को देखती है जो अभी अभी रोहित ने भेजा था। तो अब अनिका उसे वेन्यू भेज देती है जहाँ पे रोहित को आना है। वेन्यू सेंड करने के बाद अब अनिका अपने फोन को अपनी ड्राइविंग सीट की दूसरी वाली सीट पर रख देती है और अब वह अपना ड्राइविंग पर फोकस करती है। उधर जब रोहित के पास वह मैसेज आता है तो उस मैसेज को देखने के बाद रोहित जब उस मैसेज में लिखे हुए वेन्यू को देखता है तो एकदम से रोहित बहुत ही हैरान हो जाता है,
क्योंकि रोहित को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने उसे इस विला में क्यों बुलाया था, क्योंकि यह विला शहर से बहुत ही दूर था, जहां कोई भी नहीं आता जाता था। पहले तो यहाँ पर उसकी माँ आयशा मारवा रहती थी, क्योंकि आयशा मारवा को खुद किसी से भी नहीं मिलना जुलना पसंद था, इसलिए अब आयशा मारवा यहाँ पे तब रहा करती थी। लेकिन जब से आयशा मारवा परिवार में शिफ्ट हो गई थी, तब से यह विला बिल्कुल ही खाली था। यहाँ पर न तो अब रोहित की कोई सिक्योरिटी होती थी और न ही कुछ और। यहाँ पर यह विला काफी समय से बंद था, इसलिए अब रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अनिका ने उसे इस सुनसान विला में क्यों बुलाया है। एक तरफ से अनिका की गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी, जो स्पेशल डिपार्टमेंट से निकली थी। दूसरी तरफ अब रोहित भी अनिका के मैसेज को पढ़ने के बाद अपने ऑफिस से निकल चुका था। अब जल्दी से अनिका और रोहित की गाड़ी लगभग दोनों साथ में ही विला में दाखिल हुए। जैसे ही रोहित ने पहले अपनी गाड़ी में से उतर कर देखा तो अनिका भी ऑलरेडी उसके साथ ही आ चुकी थी। उसने उतरकर हमेशा की तरह ही अब अनिका की गाड़ी की तरफ गया और उसने अनिका को गाड़ी से उतरने से पहले ही अनिका की गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर अनिका के साथ अंदर की तरफ जाते हुए अब रोहित से पूछता है, क्या हुआ अनिका, ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? अगर कोई बात करनी थी तो तुम मुझसे घर पर भी तो कर लेती, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि यह विला बहुत ही सुनसान है, यहाँ पर कोई आता नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा मिलने का क्या कारण है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रोहित की यह बातें सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, कल मैंने आपको विवेक के बारे में बताया था, क्या आपको याद है? कल मैंने बताया था कि विवेक ने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दी है, क्या कि कैसे वह मुझसे मिला, कैसे क्या उसने मुझे उस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, यह सब मैंने आपको कल ही तो बताया था, क्या आपको याद है? अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, मुझे याद है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब इसके बाद अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, मिस्टर मारवा, एक तरफ तो यहाँ दिल्ली हाई डेंजर अलर्ट पर है, दूसरी तरफ से कर्नाटक में भी वह लोग कुछ न कुछ तो गलत ही कर रहे हैं। उनका मंसूबा बहुत ही बड़ा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन इसलिए जब मैंने अपनी मीटिंग में मैंने इसके लिए सुबह सुबह मीटिंग की थी, मैं सुबह जल्दी ही निकल गई थी। हालांकि घर पर गुलेरिया परिवार आया हुआ था। अनिका के मुंह से यह सुनते ही अब रोहित एकदम से शॉक्ड हो जाता है। रोहित कहता है, क्या गुलेरिया परिवार आया था? अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब रोहित फिर से कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि मेरी मीटिंग हुई है और मेरी मीटिंग में यहाँ पर इंस्पेक्टर आवाज को मेरी बातों पर यकीन हुआ है और वह यहाँ पर 1% भी चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए अब उन्होंने हमारी टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक टीम यहाँ पर हमारे लिए दिल्ली में काम करेगी और दूसरी टीम हमारे कर्नाटक के लिए रवाना होने वाली है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे इस बारे में मिलकर बात बता देना चाहती थी। अब अनिका की बातें सुनकर अब रोहित एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब रोहित अनिका से कहता है, लेकिन अनिका, तुम भी कर्नाटक के लिए जा रही हो? रोहित ने यह काफी ही शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा था। अब रोहित के चेहरे को देखकर अब अनिका समझ जाती है कि यह रोहित के लिए भी कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रोहित कभी भी अनिका के बिना ऐसे नहीं रहा था। इसलिए अब अनिका बिना कुछ बोले इसी रफ्तार में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अनिका के इस इशारे को समझकर रोहित एकदम से अपने सिर पर अपना हाथ दे मारता है, क्योंकि रोहित को जिस बात का अब अनिका की बातों से डर लग रहा था अब वह सच हो गई थी। अब रोहित के चेहरे को देखकर अब अनिका भी समझ जाती है कि रोहित के लिए यह सब सुन पाना या रोहित के लिए यह सब कर पाना कितना मुश्किल होगा।
लेकिन फिर अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं भी इंस्पेक्टर अब्बास की टीम के साथ कर्नाटक के लिए निकल रही हूँ और हमारा निकलना आज ही जरूरी है, इसलिए मैं 2 दिन तक घर पर नहीं रहूंगी। ऐसे में इन 2 दिन को किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि मैं घर पर नहीं हूँ और ना ही किसी को हमारे इस मिशन के बारे में पता चलना चाहिए। अनिका अब अपनी यह बात कहने के बाद अब रोहित की तरफ एकटक देखे जा रही थी, क्योंकि अनिका खुद रोहित का रिस्पॉन्स जानना चाहती थी कि आखिर रोहित अब इसके बारे में क्या कहना चाहता है। अब अनिका काफी देर तक चुप रहती है और वह रोहित के ही जवाब का इंतजार करती है, लेकिन उधर दूसरी तरफ से रोहित कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि रोहित के लिए तो यह सुनना ही काफी मुश्किल वाला काम लग रहा था कि अब 2 दिन के लिए अनिका कर्नाटक जा रही है, वह भी रोहित के बिना, क्योंकि आज तक जितने भी मिशन उन दोनों ने किए हुए थे वह दोनों ने साथ में मिलकर किए थे, उसमें उन दोनों की ही पावर इंक्लूड थी। हालांकि जब शक्तिशाली गेंडे के साथ लड़ने के बाद जब रोहित उस बम ब्लास्ट के बाद गायब हो गया था, तो एक वही पल था जिसमें वो दोनों कुछ ही ज्यादा एक दूसरे से दूर रहे थे, उनकी बात नहीं हो पा रही थी। रोहित को कुछ न कुछ आज से फिर वैसा ही फील हो रहा था, जैसा वह अनिका को पता नहीं कितने ही दूर भेज रहा है। हालांकि अनिका 2 दिन के लिए ही कर्नाटक जाने की बात कर रही थी, जबकि 2 दिन या हफ्ते तक तो अनिका लैब में भी काम कर लेती थी, लेकिन रोहित लैब में तो फिर भी किसी न किसी तरह से अनिका को खाने पीने का बहाना देकर लैब में जाया करता था और अनिका को देख लिया करता था। लेकिन आज रोहित के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था, इसलिए अब रोहित को ज्यादा कुछ न बोलते हुए देखकर अब अनिका फिर से रोहित को एक आवाज लगाती है, मिस्टर मारवा, क्या आप सुन रहे हैं? उसकी यह आवाज सुनने के बाद भी अब रोहित कोई भी जवाब नहीं देता। तब अनिका रोहित के कंधे पर हाथ रखती है और उसको हिलाती हुई कहती है, मिस्टर मारवा, आप कहाँ गुम हो गए? क्या आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है? अनिका के ऐसे रोहित का कंधा हिलाने के बाद अब रोहित एकदम से बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अनिका बोलो। अब अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना शॉक्ड फील कर रहे हो? तब रोहित कहता है, अनिका क्या बात कर रही हो तुम? मुझे हर बार यह ऐसे शॉक्ड ही क्यों देती रहती हो? मुझे पहले से ही विश्वास हो गया था कि अगर तुमने मुझे इस विला में, सुनसान विला में बुलाया है तो जरूर कोई शॉक्ड ही मुझे देने वाली हो। तुम क्यों नहीं मानती अनिका? तुम किसी भी बात को नॉर्मली क्यों नहीं कहती हो? अरे तुमसे दूर जाना मैं सोच भी नहीं सकता, और तुम पता नहीं क्यों हर बार 2-3 दिन करके लैब में भी रहती हो, कभी वहाँ चली जाती हो। रोहित अब यह बात कहते हुए अब रोहित एकदम से ही घबराया हुआ था। रोहित क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अनिका रोहित की यह परेशानी अच्छे से भांप जाती है और अब वह रोहित को दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए वहीं पर पास में ही सोफे पर बिठा देती है। और अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब रोहित कुछ भी नहीं बोलता। अनिका कहती है, मुझे पता है यह आपके लिए कितना मुश्किल है और कहीं न कहीं यह मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं चाहे एक्सप्रेस ना करूं, लेकिन मेरे लिए भी यह आपके बिना रहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। और हाँ, यह बात बिल्कुल याद रखना, किसी को भी हमारे मिशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, मेरे इस मिशन के बारे में फैमिली में या मारवा परिवार में या गुलेरिया परिवार में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट को फिर से ज्वाइन किया है, तो इतने खतरनाक केस पर अब मैं काम कर रही हूँ, तो वह लोग बहुत ही नाराज हो जाएंगे। आज तो मैं किसी न किसी तरीके से उन लोगों के सवालों से धरपेश में आने से बच गई थी, लेकिन मैं फिर से अब उनकी नाराजगी को फेस नहीं करना चाहती।
इसलिए आपको यह ख्याल रखना है कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता न चले। अनिका की बात सुनने के बाद अब वह एक और रोहित के लिए दूसरा सदमा था, क्योंकि अनिका जो कुछ भी कह रही थी रोहित को तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि आखिर आज अनिका कौन से कटघरे सवालों से बची थी। अब रोहित फिर से थोड़ा सा अपने होश में आता है और अब रोहित कहता है, अनिका तुम यह क्या बातें कर रही हो? क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी या तुम इन बातों को ऐसे ही उलझा कर रखोगी? अब रोहित कहता है, अनिका मुझे सच सच बताओ, तुम क्यों परिवार से यह सब छिपाना चाहती हो? क्योंकि मोस्टली तो हमारे परिवार हमारे सभी दुश्मनों के बारे में हम सबके बारे में अच्छे से जानते हैं, जिनको उनके बारे में जानना चाहिए। लेकिन अब तुम यह सब क्यों छिपाना चाहती हो? अब अनिका कहती है, रोहित ये केस एक काफी ही सीक्रेट केस है। इसमें मैं किसी पर भी किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और तुम्हें पता है मैंने कितनी ही गोली चली, मेरे ऊपर गोली लगने के बाद को कितनी ही छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन पता है तुम्हें मिस्टर मारवा यह बात तो गुलेरिया परिवार तक फैल चुकी है। अनिका की यह बात सुनने के बाद अब रोहित के मुंह से अचानक ही निकल जाता है, क्या? लेकिन उन लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तो उन्हें इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा यह तो आप खुद ही देखो, क्योंकि उन्हें पता तो सिर्फ आपके जरिए से ही चला है ना, नहीं तो उन्हें कैसे पता होगा? क्योंकि यह बात भूमिका को मैंने बताने से मना कर दिया था और खुद मैंने किसी को बताया नहीं है, तो इस बात को और कौन बता सकता है मिस्टर मारवा? अब अनिका रोहित की तरफ ऐसे टेढ़ी नजरों से थोड़ा सा गुस्से में देखती है, क्योंकि अब अनिका फिर से रोहित से कहती है, क्योंकि यह सिर्फ आपने ही किया है, चाहे जाने अनजाने में यह आपसे ही हुआ है। अब अनिका की यह बात सुनकर रोहित फिर से कहता है, लेकिन अनिका मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया है। अब अनिका कहती है, याद करो मिस्टर मारवा, हो सकता है कि आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हो और आप किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि अनिका को तो इसके बारे में आकाश ने पहले ही बता दिया था कि जब रोहित भूमिका से कोई बात कर रहा था और जब आकाश ने रोहित को फोन किया था तो रोहित ने उसका फोन डिस्कनेक्ट ना करके उसको ऐसे ही अपनी पॉकेट में रख लिया था, तो फोन डिस्कनेक्ट ना होकर कनेक्ट हो गया था। इसलिए आकाश को इसके बारे में पता चल चुका था कि अनिका को गोली लगी है। अब अनिका रोहित को वह सारी बातें बताती है, तो अब यह एक रोहित के लिए भी बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि अब रोहित सच में कहता है, हाँ अनिका सॉरी, सच में तुम ठीक कह रही हो, यह अनजाने में मेरे से ही यह गलती हुई है। लेकिन अच्छा हुआ कि गुलेरिया परिवार को भी इसके बारे में पता चला। आखिर तुम्हें किसी से तो डर लगता है, क्योंकि मेरी तो तुम कोई भी बात मानती नहीं हो। अब अनिका फिर से एक डेंजर से एक्सप्रेशन के साथ अब रोहित को देखती है और फिर कहती है, मिस्टर मारवा क्या अब आप फिर से शुरू हो गए? इस बात को लेकर हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और कहीं न कहीं आप भी इस बात को जानते ही हैं, फिर भी आप फिर से शुरू हो गए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से आज सुबह से ही घर वालों के सवालों के कटघरे से निकली हूँ। अगर उस टाइम पर इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल नहीं आता तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब के बारे में क्या जवाब दूं। अब रोहित कहता है, जब तुम ऐसे खतरनाक काम करती हो तो यह तो तुम उसी टाइम पर सोच लिया करो, तुम्हें परिवार को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, क्योंकि उस खतरनाक काम पर चली तो तुम ही जाती हो ना। लेकिन उसके बारे में यह सब झेलना तो परिवार को ही पड़ता है, क्योंकि परिवार तुमसे बहुत ही प्यार करता है, चाहे वह दोनों ही परिवारों में से कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि अनिका तुम्हारे दुश्मन भी बहुत हैं, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारे चाहने वाले हैं। अब अनिका कहीं न कहीं अब रोहित की इस बात से एग्री करती है और कहती है, हाँ रोहित मुझे पता है, लेकिन मैं परिवार को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि इस बारे में परिवार में से किसी को भी कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं इस डिपार्टमेंट को मैंने फिर से ज्वाइन किया है और मैं फिर से किसी सीक्रेट मिशन के लिए निकल चुकी हूँ।
अब रोहित भी अनिका की बात में हामी भरता है और कहता है, ठीक है अनिका, इस बारे में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा था? यह कहते कहते रोहित अब चुप हो जाता है। अब रोहित की खामोशी को अनिका अच्छे से समझ जाती है। अनिका समझ जाती है कि रोहित अभी अनिका के साथ जाने की जिद करेगा, जो अनिका कतई भी नहीं चाहती थी। अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाता है और फिर कहता है, अनिका, पता है मुझे क्या लगता है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ इस मिशन पर चलना चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो इसमें तुम्हारी इस ताकत के साथ साथ इसमें मेरी भी ताकत ऐड हो जाएगी और हम दोनों ही ताकत के मिलकर फिर दोगुनी हो जाएगी। अब रोहित की बात को अनिका पहले ही समझ गई थी। अब वह उसकी बात को नकारते हुए रोहित को जवाब देती है, नहीं मिस्टर मारवा, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। अनिका के ऐसे मना करते ही रोहित की बेचारी से एक आस तो वहीं पर टूट गई थी, क्योंकि वह खुद अनिका के साथ जाना चाहता था। वह अनिका को इतने खतरनाक मिशन पर अकेले नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन अब अनिका के ना कहते ही अब रोहित की तो उम्मीदें ही बिखरती हुई उसे नजर आ रही थी। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तो हमें पहले से ही अपने नए दुश्मन का पता नहीं है, वह कौन है, क्या है, और हमें तो यह भी नहीं पता कि वह सिर्फ मुझे ही टारगेट करेगा या वह हमारी फैमिली को भी टारगेट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर रह के अपने दोनों परिवारों को अच्छे से संभालना होगा। हालांकि गुलेरिया परिवार के लिए मैं मयूर से इसके बारे में बात जरूर करूंगी, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी मयूर अच्छे से देख लेगा और तुम यहाँ के देख सकते हो। इसलिए और दूसरी बात, यहाँ पर दिल्ली में भी यह लोग कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने ही वाले हैं। यहाँ पर भी पानी में जो यह वायरस छोड़ने वाले हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे पल पल के अपडेट चाहिए और इस पर हमारी पैनी से पैनी नजर होनी भी चाहिए। हालांकि इस केस को दिल्ली वाले केस में यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास इस केस को संभाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, और क्या पता वह अच्छे से इस काम को भी ना कर पाए जितना कि आप कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं, मैं आशा करती हूँ मिस्टर मारवा, यहाँ पर आप यह सब संभाल लोगे। किसी भी तरह की गलती करने का जोखिम अब हम यहाँ पर नहीं उठा सकते। अब रोहित अनिका की बात सुनकर अब एक पल बेचारा सा एक पप्पी सा फेस बना लेता है, क्योंकि रोहित को न चाहते हुए भी अब अनिका की ही बातें माननी पड़ रही थी। अनिका की यह बात सुनने के बाद अब रोहित बिल्कुल ही चुप हो गया था, और अनिका यहाँ पर रोहित के हर एक्सप्रेशन से उसके मन में क्या चल रहा है यह बात अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि अनिका को भी रोहित के साथ रहते रहते काफी साल हो चुके थे और वह अच्छे से अब रोहित की हर एक हरकत को, हर एक बात को वह क्या सोच रहा है वह अच्छे से समझ पा रही थी। अब वो अनिका रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। हालांकि अनिका को भी रोहित के चेहरे को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब वह रोहित को थोड़ा सा, उसके चेहरे को थोड़ा सा चिल करने के मूड में अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे अच्छे से पता है द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा एंड द किंग यह बहुत ही अच्छे से काम करेगा, और अगर सच में अगर मुझे वहाँ पर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी। और मुझे यह भी पता है कि मैं भले ही आपको कितना भी मना करूं, लेकिन आप फिर भी मुझे वह सारी सिक्योरिटी मेरे साथ भेजेंगे। अब रोहित कहता है, लेकिन अनिका, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रोहित की यह जिद फिर से देखकर, रोहित का यही बात दोबारा से रिपीट करता हुआ देखकर अब अनिका भी कहीं न कहीं इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि अनिका रोहित को जो समझाना चाहती थी रोहित वह सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। वह बस ऊपरी मन से ही अनिका के हर बात में हाँ मिलाए जा रहा था, लेकिन अपने मन से वह सिर्फ अनिका के ही साथ जाना चाहता था। अब अनिका फिर से कहती है,
मिस्टर मारवा, प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर लगेगा कि वहाँ पर कोई खतरा है या कोई परेशानी हुई तो मैं सबसे पहले आपको कांटेक्ट करूंगी, और यह मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और यह तो आपको भी अच्छे से पता है कि अगर मैं कोई प्रॉमिस करती हूँ तो उसे 100% पूरा करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन आप वहाँ पर नहीं जा सकते। अगर आप वहाँ पर 1% भी जा सकते तो मैं डेफिनेटली आपको अपने साथ लेकर जाती, लेकिन मैं अभी इस मिशन पर आपको नहीं लेकर जा सकती। रोहित अनिका का यहाँ पर सीधा सीधा ना सुनने के बाद अब रोहित अनिका को एकदम से अपने गले से लगा लेता है और फिर कहता है, ठीक है अनिका, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। अब मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रोहित ने अब यह बात बेमन से अनिका से तो कह दी थी, क्योंकि अब वह अनिका की बात को बार बार काट भी तो नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों आज रोहित का मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। अनिका ने न जाने पहले ऐसे कितने ही अकेले ही जंग लड़ी थी और वह जीती भी थी। और क्योंकि लेकिन जैसा फील आज रोहित को हो रहा था वह पहले कभी भी नहीं हुआ था। रोहित को आज कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वह अनिका को अब किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था और उस खोने के डर को ही कहीं न कहीं आज रोहित के चेहरे पर फेस कर रहा था। पता नहीं यह कुछ दिन पहले अनिका को गोली लगी थी या उसके कारण उस रोहित को ऐसा महसूस हो रहा था, या फिर कुछ और था। अनिका को ऊपर कोई खतरा आने वाला था जिसका आभास रोहित को भी पहले से ही हो रहा था। जैसे ही अनिका ने रोहित के मुंह से सुना कि ठीक है तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, तभी अनिका ने रोहित को अपनी बाहों से खुद से निकालते हुए वो रोहित को अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए कहती है, ओके मिस्टर मारवा, मुझे शायद अभी चलना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही इस काम में बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है। अगर 2 दिन के अंदर हमने उन लोगों को नहीं रोका तो पता नहीं क्या तबाही मच जाएगी। यहाँ पर सब में हाहाकार मच जाएगी और फिर इसके और इस हाहाकार को, इस वायरस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसका तो अभी तक एंटीडोज भी हमारे पास नहीं है। इसका फार्मूला तक बनाने का या इसको तोड़ने का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यह बात कहकर अब अनिका अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। अनिका ने एक बार पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखा और फिर से कहा, हाँ मिस्टर मारवा, एक बात और याद रखना, अपना भी और घर में सबका भी अच्छे से ध्यान रखना। अनिका के मुंह से यह बात अचानक ही निकल गई थी। इसके बाद अनिका गाड़ी लेकर वापस से अब स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए दोबारा निकल गई थी। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया परिवार भी अब तक गुलेरिया हाउस में वापस आ चुके थे। अभी राजलक्ष्मी को फिर से उसके कमरे में ले जाने के लिए मयूर उठता है। मयूर कहता है, राजलक्ष्मी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन अब राजलक्ष्मी मयूर की बात को काटते हुए कहती है, मयूर प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं पर फैमिली के साथ में बैठना है, क्योंकि यहाँ पर कमरे में तो मैं अकेले ही रहती हूँ और मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ टाइम फैमिली के साथ ही बिताना चाहती हूँ। क्यों ना हम यहाँ से लंच करने के बाद ही ऊपर जाएं। अब राजलक्ष्मी की ऐसी जिद देखकर अब मयूर भी कुछ नहीं कहता। अब वह यहाँ पर राजलक्ष्मी का साथ देता है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। उधर नंदिनी सर्वेंट को खाना बनाने के लिए कहने के लिए चली जाती है। खाने में क्या बनाना है, किसके पसंद का क्या चाहिए, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है, यह सब वो सर्वेंट के साथ डिस्कस करने के लिए वह किचन में जा चुकी थी। इधर आकाश भी अब तक ऑफिस के लिए निकल चुका था और श्रेया अपने दोनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। कुछ टाइम के बाद श्रेया पिंकी को स्कूल भेज देती है और अपने छोटे बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। ऐसे ही सभी गुलेरिया परिवार में अपने अपने कामों में सब व्यस्त हो गए थे। इधर वहां पर डाइनिंग हॉल में केवल करण गुलेरिया और वहां मयूर और सिर्फ राजलक्ष्मी बैठे हुए थे। अब राजलक्ष्मी के
करण के चेहरे को देखते हुए कहती है, अंकल आप इतना सैड क्यों लग रहे हैं? तभी करण गुलेरिया एक पल के लिए तो कुछ नहीं कहते। वह काफी कुछ सोचने समझने के बाद अब वह राजलक्ष्मी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, तो और क्या करूं बेटा, मुझे तो अनिका का कुछ भी समझ में नहीं आता। अब करण की ऐसी बातों को सुनकर अब मयूर भी कहता है, लेकिन अंकल आप एक बात तो बताइए ना, अनिका अपनी सेफ्टी खुद कर सकती है। आपको तो पता है ही अनिका ने हम लोगों की कितनी बार ही हेल्प की है। अनिका पता नहीं ऐसी कौन सी पावर है, वह हम लोगों की हर सिचुएशन को अच्छे से भांप जाती है। वह हमेशा ही हम लोगों की हेल्प करती है। अब करण भी मयूर की बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों यह लड़की अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती। इसे अपनी सुरक्षा के बारे में कभी भी ध्यान नहीं रहता, और अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो क्या ही करता। फिर मेरे पास सिर्फ अनिका के लिए, मुझे पता है यहाँ पर पूरी ही फैमिली मेरे साथ है, लेकिन मैं अनिका के लिए मेरी फीलिंग कुछ अलग ही है, क्योंकि स्वाति को तो कौन नहीं जानता। मुझे अनिका के अंदर स्वाति की एक इमेज शो होती है, मुझे वहाँ उसमें स्वाति का एक अंश अनिका में दिखाई देता है। इसलिए मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि अनिका मेरी बेटी है, लेकिन मैं अनिका को नहीं खोना चाहता। भले ही अनिका यहाँ पर हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि जब भी हमें जरूरत होती है, जब भी हमें मिलना होता है, वह यहाँ पर आ जाती है। अब मयूर भी करण गुलेरिया की बातों में सहमति जताते हुए कहता है, हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यह भी तो देखिए ना कि अनिका के ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनिका के ऊपर कितना ज्यादा काम का प्रेशर है। अब करण मयूर की बातों को सुनकर हामी भरते हुए कहता है, हाँ वह तो हमें दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि जब हम सुबह मारवा हाउस में गए हुए थे, तब भी उसके पास अपनी फैमिली तक के साथ बात करने का कोई टाइम नहीं था। करण ने यह बात काफी सैड होते हुए कही थी। अब मयूर गुलेरिया भी यह बात अच्छे से समझ जाता है कि करण को क्या ही यहाँ पर अंकल को क्या फील हो रहा है। अब वह करण गुलेरिया के पास जाता है और फिर वह अपने घुटनों के बल बैठकर करण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन अंकल यह भी तो देखना कि अनिका के ऊपर प्रेशर कितना है। अरे वह भी तो हम सब लोगों के साथ बात करना चाहती है, हम सब लोगों के साथ रहना चाहती होगी, लेकिन उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वह भी तो अच्छे से ही निभानी होगी ना। अगर अनिका ने कहा है ना वह हम लोगों से फिर से बाद में बात कर लेगी, तो आप इसके बारे में अब ज्यादा टेंशन मत कीजिए और विश्वास रखिए कि अनिका को कुछ भी नहीं होगा। आगे से अनिका की पूरी सेफ्टी का ध्यान मैं रखूंगा। हालांकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो खुद भी नहीं हूँ, और अनिका तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, और रोहित के पास भी कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन आप यकीन मानिए, एक तरफ से मारवा परिवार की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ से मैं यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी भी अब अनिका के लिए लगा दूंगा। आगे से अनिका को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसकी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम कर दूंगा। मयूर की बातों पर करण गुलेरिया को भी विश्वास था, क्योंकि मयूर की सिक्योरिटी को तोड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। हालांकि आकाश के केस के लिए एक चूक हो गई थी, लेकिन फिर भी सभी को मयूर की सिक्योरिटी का अच्छे से आभास था। अब राजलक्ष्मी भी वहीं पर बैठे बैठे एक सोफे पर बैठे हुए कहती है, अंकल आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत पे मुझे पहले से ही डाउन लग रही है। आप पहले से ही मुझे टेंशन में नजर आ रहे हैं, और इस उम्र में अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगे तो यह भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। और सोचो, अगर अनिका को आपके सेहत के बारे में कुछ भी पता चला तो वह कितना ही परेशान हो जाएगी। अब राजलक्ष्मी की बातों को सुनने के बाद अब करण कहते हैं, हाँ यह कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ठीक है, मैं अब इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचूंगा। जब तुम लोग ऐसा कह रहे हो तो
अब राजलक्ष्मी कहती है, मैंने तो अनिका के साथ कितने ही सालों तक काम किया है। मैं उसकी 1-2 असिस्टेंट कम दोस्त कुछ ज्यादा ही रही हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में पल पल का पता है। वह सच में ही बहुत ही एक प्योर हार्टेड लड़की है और जो अनिका सोचती है वह शायद किसी के लिए भी सोच पाना नामुमकिन है। लेकिन हमें इसके लिए अनिका को सपोर्ट करना चाहिए। आज हम सबने भी कितना ही उसकी चिंता जताते हुए बेचारे से कितने ही क्वेश्चन कर लिए हैं। हालांकि मुझे वहां पर अनिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली को देखकर अनिका किसी के भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं अनिका की साइड जाकर खड़ी हो जाऊं और उसके बदले में सबके आंसर दे दूं। लेकिन तभी वहां पर राजलक्ष्मी फिर से चुप हो जाती है। अब करण अच्छे से समझ जाते हैं कि भले अनिका के गोली लगने की वजह को उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और उन्होंने सुबह जाकर बिना अनिका का हाल चाल पूछे ही सबने उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी। इसलिए अनिका एकदम से चुप हो गई थी और वह कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी। अब करण को भी इस बात का एहसास होता है और वह कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा, लगता है मुझे इसके बारे में अनिका से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अब राजलक्ष्मी भी करण गुलेरिया की बातों में अपना हाँ में हाँ मिलाती है। इधर अब तक नंदिनी ने वेटर्स को कहकर वहाँ पर लंच को तैयार करवा लिया था और वहाँ सभी इकट्ठा बैठे हुए थे। तभी नंदिनी वहाँ पर आती है और कहती है, चलो खाना रेडी हो चुका है, अब हम सबको अपनी अपनी खाने के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि पिंकी और यश तो अभी तक स्कूल में ही थे। इसलिए अब श्रेया को नंदिनी आवाज लगाती है। श्रेया भी अब अपने कमरे से वापस नीचे आ जाती है और वह सारे लंच करने के लिए वहाँ पर टेबल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ गुलेरिया इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ओंकार अपने ही ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर वह कुछ रिपोर्ट्स बना रहा था। ओंकार के केबिन में उसकी टेबल पर बहुत सारी फाइलें बिखरी हुई थी। उसके पास में ही एक कॉफी का मग रखा हुआ था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, प्रीति ओंकार। ओंकार अब जल्दी से अपने फोन को उठाता है। अब ओंकार फोन उठाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हेलो प्रीति मैडम, कुछ आदेश है क्या आज के लिए? वैसे आपने इस क्लिक को कैसे याद किया? प्रीति अब चिढ़कर कहती है, ओंकार आदेश नहीं, बस याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है कि तुम आजकल ऑफिस में क्या जाने लग गए हो कि तुम तो खुद को ही लगता है वहाँ का कोई सीनियर मैनेजर समझने लग गए हो, क्योंकि आजकल तुम तो इतना बिजी हो गए हो कि तुम्हें तो यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी लाइफ में मैं भी हूँ। तुम्हें मेरे लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करने तक का भी समय नहीं है। प्रीति की इतनी सारी शिकायतें एक ही पल में सुनने के बाद अब ओंकार मन ही मन बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कहता। अब तभी प्रीति फिर से कहती है, अब कुछ जवाब दोगे या नहीं? तभी ओंकार हंसते हुए कहता है, अरे मेरी जान, काम के बीच में अगर किसी का कॉल रिसीव करता हूँ तो वह सिर्फ तुम्हारा ही होता है और आई थिंक तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा। ओंकार ने यह बस ऐसे ही प्रीति को चिढ़ाने के लिए कह दिया था। दूसरी तरफ से प्रीति ओंकार की इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। अब प्रीति कहती है, हाँ मिस्टर ओंकार, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि काम तो सिर्फ आजकल बस ओंकार ही करता है। बाकी यहाँ पर पूरी दुनिया तो ऐसे ही खाली बैठी रहती है। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे पूरे दुनिया भर का काम तो ओंकार के ही पास पड़ा हुआ है। यहाँ प्रीति की इन बातों से ओंकार समझ जाता है कि प्रीति उसकी बात से काफी ज्यादा चिढ़ गई है। इसलिए अब ओंकार इससे पहले कुछ कहता, तभी प्रीति फिर से थोड़ा सा नाटक करते हुए कहती है, हाँ अच्छा, तो अगर मैं कॉल ना करूं तो शायद तुम तो भूल ही जाओगे कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और तुम्हारी मंगेतर है एक जो कि तुमसे बात करने के लिए तैयार रहती है।
लेकिन तुम हो कि तुम उसके पास फोन भी करना नहीं चाहते। वैसे कितनी मुश्किल से तो मैं तुम्हारे से बात करने के लिए समय निकालती हूँ, और जब मैं समय निकाल पाती हूँ तो तुम खुद इतना बिजी होने का नाटक करते रहते हो। ओंकार प्रीति की बातों को सुनकर कहता है, अरे नहीं बाबा, तुम तो मेरी हर एक्सेल सीट में बसी हो। देखो, जहाँ पर पी लिखा है वहाँ पर भी तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। ओंकार के अब एकदम से यह बात सुनने के बाद अब प्रीति फिर से कहती है, ओह, तो अब मैंने कॉल कर लिया है और अब मैं तुम्हें इतना सुना रही हूँ, तो अब तुम जानबूझकर अब रोमांटिक भी हो गए हो क्या? वैसे तो यह तुम्हारा रोमांटिक पता नहीं कहाँ चला जाता है, तुम्हें तो याद तक नहीं आती। अब ओंकार कहता है, जब मेरी मंगेतर ही इतनी प्यारी हो तो आदमी को थोड़ा सा आशिक और थोड़ा सा गुलाम तो बनना ही पड़ता है। वह बात अलग है कि मैंने अब ऑफिस ज्वाइन किया है, तो मैं अभी एक काम को जल्द से जल्द सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब और ज्यादा डील नहीं करना चाहता और मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ताकि मैं बड़े ही शान से अपने मंगेतर से शादी कर सकूं। मेरे अंदर भी वह एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अब ओंकार की बातें सुनने के बाद अब प्रीति को भी मन ही मन में काफी ज्यादा ओंकार के लिए प्राउड फील हो रहा था। अब प्रीति कहती है, ओके ओके, समझ में आ गया मंगेतर साहब। फिर से ओंकार को कहती है, वैसे तुम तो इतने काम के साथ इतने भुलक्कड़ भी हो गए हो कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता। तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? प्रीति की यह बात सुनने के बाद ओंकार अब कुछ पल के लिए फोन पर ही सोचने लग जाता है। अब वह कहता है, क्या प्रॉमिस किया था? प्रीति, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, सच में। अब प्रीति कहती है, वैसे मैं बताती हूँ, तुमने पिछले हफ्ते कहा था कि हम इस रविवार डिनर पर चलेंगे। अब क्या ऑफिशियली मीटिंग उसमें भी आ जाएगी क्या? मुझे उस डिनर के लिए भी तुमसे ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? ओंकार अब थोड़ा सा सकपका जाता है, क्योंकि ओंकार को अब याद आता है कि हाँ, उसने खुद ही आगे से प्रीति को डिनर के लिए इनवाइट किया था। वह कहता है, नहीं, इस बार पक्का, सिर्फ मैं और तुम और तुम्हारी पसंद का खाना। अब प्रीति ओंकार की बातों में खुश हो जाती है, लेकिन ओंकार याद रखना, कभी तुम फिर से भूल न जाओ। अब प्रीति कहती है, पक्का वादा करते हो ना ओंकार? ओंकार कहता है, ओंकार गुलेरिया की कसम। प्रीति कहता है, ओह, अब बात कुछ बन रही है। प्रीति फिर से कहती है, वैसे ओंकार, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब ओंकार मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हारी शिकायतें सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता है। अब दोनों तरफ से दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब प्रीति कहती है, अच्छा ओंकार सुनो, बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। अब ओंकार भी कहता है, मैं भी प्रीति तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जल्दी से बस शाम हो जाए ताकि मैं एक बार मारवा हाउस आऊं और तुमसे मिल सकूं। अब प्रीति कहती है, चलो रहने दो और तुम अब अपना काम करो, लेकिन हर 2 घंटे में मुझे याद कर लेना, नियम से। अब ओंकार हंसते हुए कहता है, ओके मैडम, आपका आदेश मेरे सर आंखों पर। अब प्रीति शर्माती हुई कहती है, ओके ओंकार, बाय। मुझे भी अनिका दीदी ने कुछ काम दिया है, मैं भी उसको जल्दी से फिनिश करती हूँ। अब ओंकार भी कहता है, बाय प्रीतू। अब दोनों ही अपने अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओंकार अब एक गहरी मुस्कान के साथ फिर से अपने लैपटॉप में देखता है और फिर अपने काम में मन लगा देता है।